का डेली न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल, व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। मैं हूं असीम मिश्रा। देखते हैं खबरें अब तेज रफ्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के 1 दिवसीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री विचार विमर्श से प्राप्त सिफारिशों को लागू करने के तरीकों पर भी चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की प्रस्तुति की समीक्षा की और उसे समयबद्ध सीमा में सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से पूर्व सैनिकों की पेंशन और ECHS शिकायतों को प्राथमिकता देने और उन्हें मिशनरी उत्साह के साथ हल करने का भी आग्रह किया। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ सैन्य और सैन्य अधिकारी दिन भर चलने वाली इस बैठक में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नागपुर में महाराष्ट्र के विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह से मुलाकात की। इस मौके पर आदिवासी समूह के विभिन्न आदिवासी समूह की ओर से बनाई गई कलाकृतियों को भी राष्ट्रपति ने देखा। राष्ट्रपति को आदिवासी समूह के प्रतिनिधियों की ओर से आदिवासी लोगों की विभिन्न समस्याओं के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार को एकलव्य स्कूलों में विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों के प्रवेश के लिए अलग से प्रावधान करने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने नागपुर में राष्ट्रपति राजभवन में PVTG के सदस्यों के साथ भी संवाद किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राजभवन में महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में भी हिस्सा लेंगी। दिल्ली में NCP राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज होगी। शरद पवार बैठक के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं, साथ में सुप्रिया सुले भी हैं। दिल्ली में इस बैठक से पहले इस समय पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। NCP राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में आज दोपहर 3 बजे शुरू होगी। इस बैठक में शरद पवार NCP टूट पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इससे पहले कल बुधवार को NCP प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया और खुद पार्टी के नए मुखिया बन गए। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर बेंगलुरु में IT हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 पर डिजिटल इंडिया संवाद सत्र को संबोधित करेंगे। उन्नत प्रोसेसर, बौद्धिक संपदा और एम्बेडेड सिस्टम के विकास को प्रोत्साहित करने पर फोकस रहेगा। PM मोदी 7 और 8 जुलाई को 4 राज्यों का दौरा करेंगे। PM मोदी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। PM मोदी इन राज्यों में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। PM मोदी इन 4 राज्यों के 5 बड़े शहरों रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी, वारंगल, बीकानेर में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की करीब 50 परियोजनाओं की सौगात देंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तंजानिया की 4 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर जांजिबीर पहुंच गए हैं। यात्रा के दौरान वे उच्च स्तरीय बातचीत के अलावा भारत तंजानिया संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री तंजानिया के सांसदों के भारत मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात करेंगे और भारत तंजानिया व्यापार बैठक का भी उद्घाटन करेंगे। जांजिबीर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। विदेश मंत्री ने जांजिबीर के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात के बाद ट्वीट कर कहा कि जांजिबीर के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर खुशी हुई। भारत जांजिबीर साझेदारी के लिए उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। विदेश मंत्री IIT मद्रास की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर होने का साक्षी बने। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विदेश मंत्री ने कल भारतीय नौसेना के जहाज त्रिशूल पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान तंजानियाई रक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों और भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति में उनका स्वागत किया गया। बेंगलुरु में G20 अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्षेत्र के प्रतिनिधियों की 4थी बैठक जारी है। इस 2 दिवसीय बैठक के दौरान अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष एजेंसियों की जिम्मेदारियों और अभियानों में समन्वय जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 8 से 9 वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष यात्रा में काफी तरक्की की है। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ ने कहा कि बैठक का प्रमुख लक्ष्य एजेंडे में शामिल विषयों के लक्ष्यों को हासिल करना है। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 GMEX का 7वां संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। यह संस्करण 2012 में अपनी स्थापना के बाद से
जिमिक्स की 11वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। राजस्थान कांग्रेस में खींचतान को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में ये बैठक हो रही है। सीबीआई ने रक्षा उत्पादन से जुड़ी निलंबित रक्षा उत्पादन फर्म एडेगियर इंटरनेशनल के खिलाफ कथित तौर पर बैंक से 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश की सीधी की घटना पर कार्रवाई के बाद आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मुख्यमंत्री आवास में दशरथ रावत से मुलाकात कर उनका सम्मान किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुधवार को आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाकर अवैध हिस्सा गिरा दिया। शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। कोलकाता में उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था। भारत की एकता और अखंडता के लिए उनका जीवन सदैव समर्पित रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने जीवन से सिखाया कि राष्ट्रहित से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में आगामी 11 जुलाई को हो रही है धारा 370 से जुड़े मामले पर सुनवाई। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। आज दिल्ली सरकार की ओर से जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। आज महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि है। बाबू जगजीवन राम आजीवन गरीबों, दलितों और वंचितों के हित के लिए काम करते रहे। मणिपुर में इंटरनेट पर पाबंदी के मसले पर एक याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का रुख करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के मामले ने ये मामला पहले से ही लंबित है, इसलिए अभी हमारा सुनवाई करना ठीक नहीं होगा। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारियां आखिरी दौर में है। इसरो के इस बेहद महत्वपूर्ण मिशन में इनकैप्सुलेटेड असेंबली को लॉन्च व्हीकल से जोड़ दिया गया है। इसरो ने इसकी जानकारी देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। बहुप्रतीक्षित चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किए जाने की तैयारी के तहत इसकी इनकैप्सुलेटेड असेंबली को इसके लॉन्च व्हीकल LVM-3 से जोड़ दिया गया है। LVM-3 इसरो की ओर से विकसित किया गया 3 चरणों वाला मध्यम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। मौसम विभाग ने गोवा में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर गोवा में अगले 3 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं गोवा सरकार ने आज स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की समीक्षा बैठक की करेंगी अध्यक्षता। बैठक में इन बैंकों के प्रमुख होंगे शामिल। सेंसेक्स 54 अंक टूटकर 65,391 अंक के स्तर पर खुला। बाद में खरीदारी के चलते इसमें तेजी देखने को मिली। वहीं निफ्टी ने 12 अंकों की कमजोरी के साथ 19,385 अंक के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की। इसके बाद निफ्टी ने 19,464 का ऑल टाइम हाई का नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। वॉल स्ट्रीट में पिछले सत्र के कारोबार के दौरान दबाव की वजह से तीनों सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। साथ ही यूरोपीय और एशियाई बाजारों में भी आज दबाव का माहौल बना हुआ है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 82 रुपये 36 पैसे पर खुला। अमेरिकी डॉलर में मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से शुरुआती कारोबार में रुपए में 20 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव बढ़कर $77 प्रति बैरल और WTI क्रूड $72 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आयोजित खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने खाद्यान्नों की खरीद और वितरण के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की सराहना की। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार को 668 करोड़ रुपए के लाभांश का भुगतान किया। BOI के प्रबंध निदेशक रजनीश कर्नाटक ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लाभांश का चेक सौंपा। RBI की एक समिति ने रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए कई सुझाव दिए हैं। इनमें घरेलू रुपए में विदेशी लेनदेन की भारतीय बैंकों को मंजूरी देने और प्रवासी नागरिकों को रुपया खाता खोलने की अनुमति देना शामिल है। भारत के औषधि महानियंत्रक राजीव सिंह रघुवंशी ने बताया कि 1 अक्टूबर से चिकित्सा उपकरण की चारों श्रेणियां
नियमन के दायरे में आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे इनके उत्पादन में गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकेगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उत्पादन और बिक्री के मामले में वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है। सेल ने पहली तिमाही में हॉट मेटल, कच्चे इस्पात और बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में 7 से 8% की वृद्धि दर्ज की। वहीं सेल ने बिक्री में 24% का बड़ा उछाल दर्ज किया है। आरबीआई ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में चल रहे 2 सहकारी बैंकों के बैंक लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। ये 2 बैंक मलकापुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक नियमित हैं। माल और सेवा कर अधिकारियों ने देश भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 4,900 से अधिक जाली जीएसटी पंजीकरण रद्द किए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत 130 लाभार्थियों को मधुमक्खी बक्से और टूल किट वितरित किए। उपराज्यपाल ने ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन करने में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की भूमिका पर जोर दिया। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। संस्कृत में टेलीविजन की एकमात्र साप्ताहिक समाचार पत्रिका वार्तावली। न त्वम हम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनामार्ति नाशनम। प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और विरासत के साथ आधुनिकता का अनूठा संगम। गणपतये नमः। करंट अफेयर्स, खेलकूद, विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात, और लोकप्रिय फिल्मी गीत संस्कृत में। देखिए वार्तावली शनिवार शाम 6:30 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7:30 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। के नाम की जो आग होती है उसे बुझाना होगा। सबसे पहले पूरे भारतवर्ष को जगाना होगा। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। And they will come back at us stronger than ever. Go! हमला बड़े पैमाने पे करना होगा। अगर हम असफल हुए बिना अपनी योजनाओं पर डट कर तो हमारे देश पर स्वराज का सूरज बहुत जल्द उठेगा। स्वराज में देखिए कन्हई लाल और सत्येंद्र नाथ की कहानी। और अब कुछ दूसरी अहम खबरें फटाफट अंदाज में। डीजीसीए ने मानव रहित विमान प्रणाली और उन्नत हवाई मोबिलिटी के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू भारत और यूरोपीय संघ के बीच मानव रहित विमान और उन्नत हवाई मोबिलिटी क्षेत्र में सहयोग पर फोकस करेगा। इसके चलते भारतीय मानव रहित विमानन क्षेत्र में मानकों में समानता और वृद्धि तेज होने की उम्मीद है। मुंबई एयरपोर्ट के T2 टर्मिनल पर सुरक्षा जांच क्षेत्र के चरण 1 और चरण 2 का विस्तार और उन्नयन का काम पूरा हो गया है। इससे टर्मिनल की क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जगह तैयार हो गई है। इस विस्तार से एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ कम करने में मिलेगी मदद, साथ ही इसकी वजह से यात्रियों के लिए प्रतीक्षा समय कम होगा और सुविधाएं बढ़ेंगी। भारत में साल 2022 में एफडीआई 10% बढ़कर 49 अरब डॉलर हो गया है। ये जानकारी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की ताजा रिपोर्ट में सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व में नई परियोजनाओं की घोषणा करने वाला तीसरा देश बन गया। वहीं भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। यूक्रेन प्रशासन के मुताबिक रूस ने पश्चिमी यूक्रेन के शहर लीव में एक रिहायशी इमारत पर रॉकेट से हमला किया। यूक्रेन के मुताबिक इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई।
चीन के दौरे पर गई अमेरिकी वित्त सचिव जेनेट येलेन अमेरिका और चीन के रिश्तों में स्थिरता लाना बताया जा रहा है इस दौरे का मकसद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सांसदों से अपील की है कि वे देश के प्रमुख शहरों में हो रही गोलीबारी की घटनाओं को रोकने के लिए कानूनी उपाय करें। हाल ही में हुई इस तरह की घटनाओं में करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। व्हाइट हाउस से जारी बयान में रिपब्लिकन सांसदों से अपील की गई है कि वे लोगों में समझबूझ बढ़ाने के लिए किए जा रहे उनके सुधार प्रयासों में मदद करें। इन उपायों में घातक हथियारों पर रोक, व्यापक पृष्ठभूमि जांच और हथियार विनिर्माताओं को दी गई कानूनी मुआफी समाप्त करना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के खतरों पर पहली बार बैठक आयोजित करने जा रही है। ब्रिटेन द्वारा 18 जुलाई को इस बैठक का आयोजन हो रहा है। बैठक में वैश्विक नेता अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई के संभावित खतरों पर चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की राजदूत डेम बारबरा वुडबर्ड ने बैठक की घोषणा की। इजराइल में एक स्थानीय पुलिस कमांडर के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव में एक मुख्य राजमार्ग पर जगह जगह आग जलाकर प्रदर्शन किया। तेल अवीव के पुलिस कमांडर ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि प्रधानमंत्री की कैबिनेट ने के सदस्य उनके काम में राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसके बाद बड़ी संख्या में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वीडन को नाटो में शामिल करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में स्वीडन के पीएम के साथ बातचीत की। स्वीडिश पीएम ने समर्थन के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का धन्यवाद अर्पित किया। तुर्की करता रहा है स्वीडन की नाटो सदस्यता का खुलकर विरोध। वरिष्ठ नाटो अधिकारी थॉमस गोफस ने बताया कि कोसोवो और सर्बिया ने तनाव को कम करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। गोफस के मुताबिक इसकी वजह से नाटो के सैन्य कर्मियों को सुरक्षा को खतरा अभी भी बना हुआ है। उत्तरी क्षेत्र में म्युनिसिपैलिटी इमारतों की सुरक्षा में तैनात नाटो सैनिकों के पास अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है। नाटो ने इस क्षेत्र में सैनिकों की संख्या बढ़ाकर उन्हें अलर्ट पर रखा हुआ है। बीते 24 घंटों में आइसलैंड की राजधानी रेक्जाविक के आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके दर्ज किए गए। देश के मौसम कार्यालय ने चेतावनी दी कि ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है। अमेरिकी राजदूत ब्रिजेट ए ब्रिंक ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। बाइडेन प्रशासन ने कैलिफोर्निया की अदालत से पाकिस्तानी मूल के व्यवसायी तहव्वुर राणा द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए उसे भारत प्रत्यर्पित करने को कहा है। भारत के सोलर इंडस्ट्री के सफल विस्तार का हवाला देते हुए शीर्ष अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने विश्व बैंक से जलवायु परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को हैती के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की और अपराध से पीड़ित कैरेबियाई राष्ट्र को अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने का वादा किया। बैठक ट्रिनिडाड और टोबैगो में हुई, जहां ब्लिंकन ने कैरेबियन समुदाय की 50वीं वर्षगांठ समारोह पर सरकार के प्रमुखों की बैठक में हिस्सा लिया। जोहानिसबर्ग में बॉक्सबर्ग के पास एक अनौपचारिक बस्ती में संदिग्ध गैस रिसाव के कारण कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के कारणों की जांच चल रही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। हार्दिक पांड्या के हाथों में टीम की कमान सौंपी गई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को आराम दिया गया है। वहीं यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। कैरेबियाई टीम के खिलाफ चुनी टी20 टीम में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई की वापसी हुई है। वहीं कुलदीप यादव को भी टीम में शामिल किया गया है। आयरलैंड में चल रहे तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय तीरंदाज प्रियांश और अवनीत कौर ने मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। वहीं प्रतियोगिता के रिकर्व मिक्स टीम इवेंट में भारत के रिद्धि और पार्थ सालुंखे की जोड़ी ने कांस्य पदक जीत लिया। भारतीय जोड़ी ने रोमांचक मुकाबले में चीन की जोड़ी को 5-3 के अंतर से हरा दिया। तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में मानव जाधव और ऐश्वर्या शर्मा ने कैडेट मिश्रित कंपाउंड स्पर्धा कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कनाडा के ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पहले दौर में लक्ष्य सेन ने थाईलैंड के खिलाड़ी को हरा दिया।
आज कनाडा ओपन के पुरुष एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य का सामना डेनमार्क के खिलाड़ी के साथ होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साई प्रणीत को कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय पुरुष युगल टीम कृष्ण प्रसाद गारागा और विष्णुवर्धन गौड़ पंजला कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। भारत की महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने कनाडा ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की खिलाड़ी से भिड़ेंगी। विंबलडन में पोलैंड की ईगा स्वांतेक ने तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। 22 वर्षीय ईगा ने दूसरे दौर में स्पेन की खिलाड़ी को 6-2, 6-0 के अंतर से हराया। विंबलडन महिला एकल में 8वीं वरीयता प्राप्त ग्रीस की मारिया साकारी को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें यूक्रेन की मार्टा कोस्टोयुक ने हराया। वहीं तीसरी वरीयता प्राप्त रूस के दानिल मेदवेदेव ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। पहले दौर में मेदवेदेव ने इंग्लैंड के आर्थर फेरी को हरा दिया। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई जॉर्डन थॉम्पसन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इस साल के आखिरी 6 महीनों में कई हिंदी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इन फिल्मों को लेकर फैंस में गजब का उत्साह है। इन फिल्मों में सालार, योद्धा, जवान, गदर 2, गणपत और टाइगर 3 जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। शेखर कपूर को अंग्रेजी फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू विद इट बेस्ट एक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड मिला है। इस फिल्म के साथ शेखर बरसों बाद डायरेक्शन में लौटे हैं। विद्या बालन 4 साल बाद अपनी फिल्म नियत के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। इस फिल्म का निर्देशन अनु मेनन ने किया है, जो उन्हें शकुंतला देवी में निर्देशित कर चुकी है। हांगकांग की प्रसिद्ध गायिका कोको ली का निधन 48 साल की उम्र में ही हो गया। वो दुनिया को अलविदा कह चुकी है। दुनिया भर में 1000 करोड़ से भी अधिक की कमाई कर चुकी पठान अब जापान के सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। हाल ही में फिल्म के जापानी पोस्टर का अनावरण किया गया। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को खूब लुभा रही है। फिल्म 5वें सप्ताह में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड स्टूडियो फिल्म बन गई है। अभिनेता धर्मकीर्ति राज और अभिनेत्री निमिका रत्नम की फिल्म द फाइटर सुमन 14 जुलाई को रिलीज हो रही है। फिल्म का निर्देशन रवि सागर ने किया है। वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म बवाल 21 जुलाई को रिलीज हो रही है। इसका टीजर आउट हो चुका है। छिछोरे फिल्म की सफलता के बाद निर्माता साजिद नाडियावाल और निर्देशक नीतेश तिवारी एक बार फिर साथ आए हैं। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने अगली फिल्म के लिए एवी इंटरनेशनल फिल्म्स और सिल्वर एज फिल्म स्टूडियो के साथ साझेदारी की है। फिल्म का नाम 1 ओकवुड स्ट्रीट दिया गया है। इसे राहिल अब्बास निर्देशित करेंगे। सफल निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने एक बार फिर अपनी फिल्म 12th फेल के साथ वापसी की है। फिल्म 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है। यह अनुराग पाठक के उपन्यास पर आधारित है। इसके साथ एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।